माइनस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर क्लास, जिनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, यानी इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो इंसेक्ट इकोलॉजी हम आपको पढ़ा रहे थे। इंसेक्ट इकोलॉजी में आज का जो टॉपिक है, जो आज आपको पढ़ना है, इंसेक्ट इकोलॉजी फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट इन इंसेक्टोलॉजी, यानी कि इंसेक्ट इकोलॉजी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के जो उन पे प्रभाव डालते हैं। मतलब कीटों पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के जो कि अपना प्रभाव डालते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंसेक्ट पे क्या प्रभाव डालते हैं, इसका अध्ययन इसको हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एग्जाम्स में आपसे पूछा भी गया है कई सारे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इंसेक्ट की लाइफ पे, इंसेक्ट इकोलॉजी पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें, यानी कि इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत जो फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं हमारे इंसेक्ट पर, उसका हम अध्ययन इसके अंतर्गत मोस्टली करेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण के हम बात करेंगे। अगर फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो पर्यावरण में अनेक घटक होते हैं जो जीवों के साथ तथा आपस में एक दूसरे घटकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऐसे हैं जो कि जीवों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कुछ इंटर रिलेशनशिप अंतःक्रियाएं करते हैं। मतलब जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट कि प्रत्येक जीव क्या है, जो प्रत्येक जीव जंतु जो है वो एक पर्यावरण में ही रहते हैं। पर्यावरण के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसी के अंतर्गत वो जीवित रहते हैं। ठीक है, अगर पर्यावरण के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे हवा है, तापमान है, नमी है, प्रकाश है आदि, ये सब अगर पर्याप्त मात्रा में जीवों को ना मिले तो क्या जीव जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो प्रत्येक जीव, चाहे वो कीट हो, पशु पक्षी हो, मानव हो, जानवर हो, ये सभी जो है वो हमारे पर्यावरण के एक कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि इनका पर्यावरण के साथ एक रिलेशनशिप होता है और पर्यावरण के अंतर्गत ही ये जीवित रह सकते हैं। पर्यावरण से ये तापमान, हवा, प्रकाश, नमी ये सभी ग्रहण करते हैं और पर्यावरण के अंतर्गत ही वृद्धि एवं विकास करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इंसेक्ट इकोलॉजी में आप पढ़ रहे हो कि इंसेक्ट का जो इन्वायरमेंटल के साथ रिलेशनशिप है, इसका हम अध्ययन करते हैं इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि कीट पारिस्थितिकी में क्या अध्ययन किया जाता है कि कीटों का पारिस्थितिकी के साथ यानी इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो जो जितने भी ये फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, तापमान, प्रकाश, वर्षा, नमी, ठीक है, प्रकाश, आर्द्रता, ये सभी जो है वो कीटों के साथ अंतः संबंध बनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण के सभी घटक परस्पर जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही है। इनको एक दूसरे से ना तो अलग किया जा सकता है और ना ही पर्यावरण के शेष भागों को। ठीक है, तो जितने भी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं ये एक इंसेक्ट से जुड़ी, जीवों से जुड़े होते हैं और इनको बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है, ये कहने का मतलब है। और पर्यावरण के जितने भी भाग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर प्रभाव अपना डालते हैं। ठीक है, प्रभावित किए बिना उनमें किसी एक को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने के मतलब जितने भी ये फैक्टर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको एक को प्रभावित किए बिना दूसरे को प्रभावित किया जा सकता है। इसकी अध्ययन की सुविधा एवं सहजता के दृष्टिकोण से इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो बात करेंगे अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, पर्यावरणीय जो कारक हैं उनको हम क्लासीफाई किस प्रकार से किए हैं, उनको दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक, बायोटिक फैक्टर, और दूसरा क्या है, एबायोटिक फैक्टर। अगर हम जैविक कारक की बात करें
या फिर अजैविक कारक की बात करें तो हम पहले अजैविक कारक की बात करते हैं, एबायोटिक और फिजिकल फैक्टर। ठीक है, तो पर्यावरण के दो कारक हैं, एक जैविक कारक और दूसरा अजैविक कारक। सबसे पहले हम बात करेंगे अजैविक कारक की, यानी एबायोटिक फैक्टर, जिसको हम फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो जैविक कारक या कार्बनिक कारक भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है बायोटिक और ऑर्गेनिक फैक्टर। पहला क्या है अजैविक कारक, दूसरा क्या है बायोटिक या फिर जो है ऑर्गेनिक फैक्टर भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अजैविक कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो अजैविक कारक क्या हैं? अजैविक कारक, इसके अंतर्गत तापक्रम, आर्द्रता, प्रकाश, वायु, जल, मृदा संबंधी आदि कारक सम्मिलित हैं। ठीक है, अगर हम अजैविक कारक की बात करें तो अजैविक के कारक के साथ जो है वो यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स में कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, आपका लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल संबंधी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके एबायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टेम्परेचर की अगर बात करें, तापक्रम की, तो पर्यावरण के कारकों में से तापक्रम एक अति महत्वपूर्ण कारक है। तापक्रम कीटों को दो प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो तापक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कई प्रकार से इंसेक्ट की लाइफ को प्रभावित करता है। तापमान के अधिक होने से या कम होने से जो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट्स के बनने की प्रक्रिया जो है वो कम या अधिक हो जाती है। तो इन्वायरमेंट को तो कई प्रकार से ये प्रभावित करता है। कौन कौन से किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह सीधे उनके विकास तथा जीवन से संबंधित है। ठीक है, यह उनके सीधे विकास से या उनके जीवन से संबंधित है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। परोक्ष पर से भोजन, आर्द्रता, वर्षा, वायु तथा वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करता है। ठीक है, परोक्ष रूप से जो है वो इसकी भोजन, आर्द्रता, वर्षा, वायु तथा वायुमंडलीय दाब यानी कि एयर प्रेशर को जो है वो प्रभावित करता है। तो कहने का ये मतलब है स्टूडेंट कि टेम्परेचर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से जो है वो प्रभावित करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है, वृद्धि एवं विकास में प्रभाव डालता है। अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो दूसरे जैसे कि जो अदर फैक्टर हैं, ह्यूमिडिटी, वर्षा, ठीक है, वायु और एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, वायुमंडलीय दाब की, ये सारे भी इफेक्ट डालते हैं। तापमान के बढ़ने से, घटने से आर्द्रता, वर्षा और वायुमंडलीय दाब ये सारे जो है वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, कीट जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाइक्लोथेर्मिक होते हैं, असमतापी होते हैं। ठीक है, असमतापी की बात क्या है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि असमतापी होते हैं, मतलब कि तापमान के अनुसार ही उनका बॉडी हो जाता है, अलग से वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसा तापक्रम बाहर का होता है, वातावरण का होता है, वैसे ही तापमान उनके बॉडी का हो जाता है। ठीक है, जीव हैं, उनके शरीर के अंदर तापक्रम को नियंत्रित करने की लिए कोई प्रणाली नहीं होती है, अतः उनके शरीर का तापक्रम उनके चारों ओर के वातावरण के तापक्रम के समान रहता है और वातावरण के तापक्रम के साथ घटता बढ़ता है। ठीक है, तो जो असमतापी कीट होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर तापमान के अनुसार बढ़ता घटता है, उनके अंदर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो जिस निम्न तापक्रम पर कीट स्वतंत्रता से रह सकते हैं उसे निम्नतम प्रभावी तापक्रम कहते हैं। मतलब कि जिस निम्न तापमान पर कीट रह सकते हैं, मतलब जितना निम्नतम तापमान पर इंसेक्ट जीवित रह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निम्नतम प्रभावी तापक्रम या फिर मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, जिस तापमान पर कम से कम तापमान पर कीट क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, उसे मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। तथा जिस निम्न तापक्रम पर कीट जीवन यापन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस निम्न तापमान पर कीट क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, उसे मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
कीटों की क्रियाओं के प्रभावित करने वाला जो एबेव टेम्परेचर जोन की सीमा सामान्यतः निम्नवत होती है। ठीक है, कहने के मतलब है कीटों को जो है बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर पर भी कुछ कीट ऐसे हैं जो सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ कीट होते हैं जो फेटल टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर पर भी कीटों की लाइफ साइकिल पर प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा कम तापमान पे, न्यूनतम तापमान पे, मिनिमम फेटल टेम्परेचर पे भी उनका लाइफ स्टाइल जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है वो बाधित हो जाता है। इस प्रकार से जो है वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का इफेक्ट कीटों के लाइफ स्टाइल पर जो है वो पड़ता है। ठीक है, बात करें अगर मैक्सिमम फेटल हाई टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम फेटल हाई टेम्परेचर कितना होता है? 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ कीट ऐसे होते हैं, मोस्टली स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यानी 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम फेटल हाई टेम्परेचर कहलाता है। और फेटल हाई टेम्परेचर की बात करें तो 48 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो फेटल हाई टेम्परेचर जोन कहा जाता है। ठीक है, और अपर वाइटल टेम्परेचर लिमिट की बात करें, मतलब कि अपर वाइटल यानी अधिक तापमान की जो लिमिट है, ठीक है, जितने जो मतलब ज़्यादातर कीट सर्वाइवल होते हैं, मतलब ज़्यादातर कीट जो होते हैं वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापक्रम है वो कीटों के लिए बेस्ट माना जाता है, अपर वाइटल टेम्परेचर जोन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें थ्रेशोल्ड ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि लो टेम्परेचर जो बात करें, मतलब कम तापमान की बात करें कि कौन से टेम्परेचर पे कीट जो है वो, कौन से तापमान पे कीट कम, मतलब कि जो लो टेम्परेचर का थ्रेशोल्ड लेवल है वो है इनका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो कुछ कीट क्या होते हैं कि अधिकतम लो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते। 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर नीचे तापमान गया तो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं होते हैं, उनका ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना है, मैक्सिमम फेटल हाई टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, फेटल हाई टेम्परेचर जो होता है 48 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अपर वाइटल लिमिट जो होती है वो 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, थ्रेशोल्ड ऑफ डेवलपमेंट होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इनका टेम्परेचर जोन, मतलब कि इंसेक्ट की डेवलपमेंट टेम्परेचर जोन जो है वो कहलाता है। और क्या होता है कि जो फेटल लो टेम्परेचर होता है 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी फेटल लो टेम्परेचर की बात करें, अधिकतम लो टेम्परेचर की बात करें तो 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कोई कीट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मिनिमम फेटल लो टेम्परेचर जो है वो -4 to 5 to -21 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अधिकतम लो टेम्परेचर जो होता है वो -4.5 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सारे जो है वो इंसेक्ट डेवलपमेंट टेम्परेचर के जोन कहे जाते हैं। अब हम बात करें अगर आर्द्रता की, ह्यूमिडिटी की, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इंसेक्ट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, इंसेक्ट के लाइफ साइकिल पर। ठीक है, तो जल वाष्प के रूप में पाई जाने वाली वायु की नमी को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जल वाष्प के रूप में जो उपस्थित नमी होती है, जल वाष्प के रूप में जो वातावरण में नमी विद्यमान होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, वायु के इकाई आयतन यूनिट ऑफ वॉल्यूम में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, कह सकते हैं कि प्रति यूनिट जो आयतन होता है एयर का पर यूनिट एरिया जो होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसमें उपस्थित जो मॉइस्चर की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। साधारण रूप से वायुमंडलीय आर्द्रता को आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो
जलवाष्प की जो मात्रा होती है वातावरण में, तापमान के बढ़ने या घटने से जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो कम या अधिक हो जाती है। ठीक है, बरसात में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, ठंड में जो है मिनिमम रहती है। तो लगभग 70 to 80% जो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो अधिक कह जाती है। तो लगभग 50 से 60 के बीच में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो इंसेक्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अगर आस्था की कमी आ जाती है तो कीट सर्वाइवल कम कर पाते हैं, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कीट सर्वाइव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ह्यूमिडिटी का भी इंसेक्ट के लाइफ स्टाइल पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रकाश यानी लाइट। तो कीटों की जैविक क्रियाओं के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकाश अपने गुण, क्वालिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी तथा अवधि, ड्यूरेशन के द्वारा कीटों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव कीटों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन पर होता है। तो प्रकाश जो है वो, प्रकाश का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कीटों के वृद्धि एवं विकास पर, कीटों के प्रजनन पर, कीटों के जो है वो लाइफ साइकिल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। प्रकाश की डेंसिटी कितनी है, प्रकाश की जो है वो इंटेंसिटी कितनी है, प्रकाश का ड्यूरेशन कितना है, ये प्रभाव डालता है कीटों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो जो है लॉन्ग डे साइकिल जो प्रकाश का होता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन जो लाइट का होता है ड्यूरेशन, उसका भी प्रभाव कीटों के एक लार्वा प्यूपा पे पड़ता है। ठीक है, तो प्रकाश की इंटेंसिटी, प्रकाश की ड्यूरेशन, ये सारे जो है वो प्रकाश का वितरण, ये सारे जो है वो कीटों के डेवलप को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रकाश कीटों की गति, क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रकाश जो है क्रियाशीलता को और उनकी गति को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, धान का फुदका यानी कि नेफ्रोटिस गर्म तथा नमी युक्त शाम की दशा में प्रकाश की कोई आकर्षित होते हैं, जबकि शुष्क मौसम, ड्राई वेदर में समान तापक्रम रहने पर ऐसा नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कुछ कीट क्या होते हैं, प्रकाश की तरह जो है वो प्रकाश की तरह आकर्षित होते हैं शाम के टाइम पे, और कुछ कीट होते हैं कि जब उनका मौसम ड्राई होता है तो समय ये क्या होते हैं, नहीं आकर्षित होते हैं। मतलब कि जो फुदका कीट होते हैं, नेफ्रोटिस होते हैं आपके धान में, वो जब देखा जाए कि जो है जब मॉइस्चराइज कंडीशन होती है, गर्म तथा नमी शाम की जो दशा में प्रकाश की ओर क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं। लेकिन ड्राई जो जब होता है कि शुष्क दिनों में वो जो है आकर्षित नहीं होते हैं, ये देखा गया है। बहुत सारे कीट क्या होते हैं, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, प्रकाश प्रपंची ग्रंथियाँ उनके अंदर पाई जाती हैं, प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। और कीटों के भोजन, वृद्धि, प्रजनन तथा अंडे देने एवं फूटने तथा उनके भौगोलिक वितरण पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। कीटों के एग लाइंग पर, कीटों के मेटिंग के लिए, कीटों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, इन सभी पर जो है वो प्रकाश का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे जो है इफेक्ट होते हैं लाइट के, और प्रकाश की अवधि का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि लाइट ड्यूरेशन होती है उसका भी कीटों के लाइफ स्टाइल पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम वायु एवं वायु तरंग की बात करें, एयर एंड एयर करंट्स की अगर बात करें, तो वायु एक महत्वपूर्ण कारक है। वायु का प्रभाव सदा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर होता है। ठीक है, तो वायु भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर्स है इंसेक्ट के लिए। वायु जो होती है वो हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहती है, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर बहती है। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों तथा समुद्री तटों पर सदैव तेज हवा चलती है, जो कीटों की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है तथा उनकी गति यानी मोमेंट्स का अवरोधक होती है। तो जो हमारी हवा होती है वो बैरियर्स का काम करती है, अवरोधन का काम करती है, बहुत तेज गति से चलती है। तो कीट जो है वो हवा की गति उनको रोक लेती है और आगे बढ़ने से रोकती है। और लेकिन कुछ छोटे स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, जैसे एफिड्स हैं, ठीक है, लीफ ऑफर्स हैं, माइट्स हैं, ये जो है हवा की गति के में आकर के काफ़ी ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर तक जो है वो मोमेंट कर जाते हैं।
यानी कि हवा जो होती है वो कीटों को फैलने से रोकती है, अवरोधन करती है, बैरियर्स करती है, उनकी संख्या को नियंत्रित करने का काम जो है वो हवा करती है, नए क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, बैरियर्स का काम करती है और उनके विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का भी काम करती है, उनकी जनसंख्या को प्रभावित करती है। बहुत से कीट वायु की गति अधिक होने पर फ्लाइट नहीं करते हैं और कुछ कीट क्या करते हैं, माइग्रेशन के लिए समय तेज हवा के साथ उसी दिशा में काफ़ी दूर उड़ जाते हैं, जैसे स्प्राउस, बर्ड वॉर्म मॉथ हो गया। ठीक है, तो ये कहते हैं काफ़ी जो है कीट क्या करते हैं, बिल्कुल उड़ान भी नहीं भरते हैं, फ्लाइट्स भी नहीं कर पाते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये प्रभावित होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और कुछ वीकर्स फ्लायर होते हैं, जैसे आपके माहू हो गए, ठीक है, एफिड्स हो गए, लीफ ऑफर्स हो गए, तेज़ हवा का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ उड़कर हज़ारों किलोमीटर तक जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हवा का प्रभाव उनके अंदर पड़ जाता है। हम वर्षा की बात करें, रेनफॉल की, तो जल के मुख्य स्रोत अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन, वर्षा, रेनफॉल, हिमपात, स्नोफॉल, ओले का गिरना आदि है। ओस, ड्यू तथा पाला, फ्रॉस्ट, अवक्षेपण उपस्थित। कहने का मतलब वर्षा के मुख्य स्रोत जो हैं, जैसे कि अवक्षेपण हो गया यानी प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, ठीक है, हाइल्स का गिरना हो गया, फ्रॉस्ट हो गया। ठीक है, ये सभी जो है वो हवा की कंपोनेंट मतलब कि वर्षा के कंपोनेंट्स हैं। इनके द्वारा जो है वो कीटों का लाइफ स्टाइल प्रभावित होता है। अधिक वर्षा हो जाती है तो प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया होती है, रन ऑफ होता है। बहुत सारे छोटे कीट जो है जो मिट्टी में घर बना करके रहते हैं, वो मिट्टी के साथ जो है वो पानी के साथ जो है वो रन ऑफ करके नदियों में चले जाते हैं, उनकी संख्या नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, स्नोफॉल का इफेक्ट पड़ता है, ड्यू का इफेक्ट पड़ता है, फ्रॉस्ट का प्रभाव कीटों पे पड़ता है। ठीक है, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया हो जाती हैं। ठीक है, और ह्यूमिडिटी के द्रवण या संघनन कंडेंसेशन से उत्पन्न होते हैं। मानसून की प्रथम वर्षा के साथ ही दीमक के पंखयुक्त प्रौढ़ जमीन से बाहर निकलते हैं। सफ़ेद गिडार के प्रौढ़ पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के पश्चात जमीन से जब तक बाहर नहीं निकलते हैं तब तक भूमि में पर्याप्त नमी नहीं होती है। कहने का ये मतलब है कि वर्षा के द्वारा मृदा में नमी आती है और बहुत सारे कीट जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जब पहली बरसात होती है तो जैसे दीमक हो गया, हेलीकॉप्टर फ्लाई हो गया, ठीक है, लोकस्ट हो गई, उनके अंदर विंग्स डेवलप हो जाते हैं, पंख विकसित हो जाते हैं और वो उड़ने लगते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य इंसेक्ट हैं, जैसे कि आपके सफ़ेद गिडार की बात करें, वाइट ग्रब की बात करें, तो मिट्टी में रहने वाला जो वाइट ग्रब होता है उसकी प्यूपेशन से एडल्ट्स निकलते हैं, उनके अंदर विंग डेवलप हो जाते हैं और जैसे ही बरसात होती है उनके एडल्ट्स निकलते हैं और वो उड़ने लगते हैं इन्वायरमेंट में। तो इस प्रकार का प्रभाव जो है देखा गया है। तो वर्षा के द्वारा कहने का मतलब है कि उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो तेज़ी से बढ़ता है, यानी प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से होती है और वो पूर्ण रूप से बाहर उड़ने लगते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है कि पर्याप्त मात्रा जब नमी होती है, वर्षा होती है, तो बहुत सारे कीट क्या करते हैं, ज़मीन में अंडे देते हैं, ज़मीन को खोद करके गड्ढे बनाकर उसके अंदर अंडे जो है वो देते हैं, क्योंकि नमी युक्त जो ज़मीन होती है वो आसानी से उनके पैरों से खुद जाती है, जिससे वो एग लेइंग करने में उनमें आसानी रहती है। जैसे लोकस्ट क्या करती है, लोकस्ट जो होती है, टिड्डी जिसको बोलते हैं, वो नमी युक्त ज़मीन में, ठीक है, दलदली क्षेत्रों में जो है वर्षा के बाद जो है वो अपने एग लेइंग को करती है। तो इस प्रकार से जो है वो वर्षा से कई सारी चीज़ें इंसेक्ट के अंदर जो है वो इंसेक्ट का लाइफ स्टाइल जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद एडैफिक फैक्टर्स की बात करें, यानी मृदेयी कारक की अगर बात की जाए तो मृदा एक जटिल माध्यम है। मृदेयी कारकों में उसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणों के साथ साथ संरचना, स्ट्रक्चर, गुणन, टेक्सचर और मृदा संगठन, सॉइल कंपोजिशन सम्मिलित है। पृथ्वी की चट्टानों के अपक्षय से बनने वाली उसकी ऊपरी मृदा कहलाती है।
इसके अंदर खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि मृदा का जो गुण है, जैसे कि मृदा का जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, यानी संरचना है, उसका टेक्सचर है, मृदा की बनावट है, मृदा का कंडेंसेशन है, ठीक है। मृदा जो है, मृदा का निर्माण पत्थरों के टूटने, चट्टानों के डिग्रेडेशन से होता है। मिट्टी में कई सारे चीज़ें पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो मिट्टी का निर्माण कई प्रक्रियाओं से होता है और इसके अंदर कई सारे तत्व पाए जाते हैं। और मृदा जो होती है वो कीटों का आवास का काम करती है। मिट्टी में कई सारे कीट जो है वो आवास बना करके रहते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, वो मिट्टी के अंदर होती है, ठीक है। मिट्टी में जो है वो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है। सॉइल वाटर होते हैं, मृदा जल ह्यूमस है, मृदा सॉइल एयर होती है, हवा होती है, सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये सारे इसके मुख्य रूप से कंपोनेंट्स हैं। और इन अवयवों की कीटों की उपस्थिति, क्रियाशीलता उनकी संख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मृदा में उपस्थित हवा, जल, ऑर्गेनिक मैटर और डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, मिट्टी में उनका रहना। मृदा जितनी अच्छी मतलब कि हवादार होगी, जल युक्त होगी, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतने ज़्यादा कीट उसमें निवास करेंगे, रहेंगे, उनके लिए सुटेबल होगी, ठीक है। तो ये कीट उपस्थित क्रियाशीलता उनकी संख्या को प्रभावित करते हैं। और जो लोमट मिट्टी प्रायः यानी दोमट मिट्टी जो होती है उनके प्रयोग में सबसे उपयुक्त होती है। यह कीटों को खोदने, डिगिंग में सुरंगें बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। कहने की ये मतलब है कि जितनी मिट्टी जो है वो बिल्कुल हल्की मिट्टी होगी, हवादार होगी, जलयुक्त होगी, कार्बनिक पदार्थों से युक्त होगी, वो कीटों के निवास के लिए अच्छी होगी, ठीक है। कीटों की संख्या उसमें ज़्यादा होगी। और जो बंधी हुई कॉम्पैक्ट सॉइल होगी, जो है आपके पथरीली मिट्टी होगी, उसमें कीट कम निवास करेंगे, ठीक है। जिसके क्या होता है कि हल्की जो दोमट मिट्टी होती है उसमें कीट अच्छे से उसको खोद सकते हैं, डिगिंग कर सकते हैं, उसमें अपना आवास बना सकते हैं, रह सकते हैं। और वो हवादार होती है, जिससे कीटों के रहने के लिए सुटेबल होती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ पर जो है मिट्टी और पूरी तरह से मतलब कि कार्बनिक पदार्थों से युक्त होगी, ह्यूमस से युक्त होगी, जल एवं हवा से युक्त होगी, वहाँ पर कीटों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। जहाँ पर कम्पैक्ट होगी, सूखी होगी, ठीक है, पथरीली मिट्टी होगी, वो उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी, वहाँ पर कीटों की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। ये इफेक्ट करता है मृदा की प्रकृति, मृदा का अवयव जो है वो कीटों के निवास को प्रभावित करता है, ठीक है। बरोइंग के लिए जो है वो जो हल्की मिट्टी होगी, बरोइंग के लिए अच्छी होगी, ठीक है। कटुआ कीट जैसे कि एग्रोटिस इरिप्सन काफ़ी हल्की मिट्टी, बलुई दोमट, सैंडी लोम में मिलता है, क्योंकि यह इसमें मौसम परिवर्तन, तापक्रम और नमी परिवर्तन होने पर आसानी से आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे प्रवेश कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो सफ़ेद गिडार होती है यानी कटुआ कीट जिसको हम कट वॉर्म बोलते हैं, और एग्रोटिस इरिप्सन जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, ये सैंडी सॉइल जो होती है, बलुई दोमट मृदा होती है, उसमें अधिक पाया जाता है। उसमें क्यों अधिक पाया जाता है? क्योंकि उसमें मौसम परिवर्तन, जैसे कि मौसम में कोई परिवर्तन हुआ, तापक्रम हो गया, ठीक है, नमी में कोई परिवर्तन होने पर वो आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे प्रवेश कर सकता है, ऊपर नीचे आसानी से चला जाता है। जैसे नीचे जल भर गया तो ऊपर चला गया, पानी कमी हो गई तो नीचे आ गया। तो इस प्रकार से हल्की मिट्टी में वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है, तो ये मृदा उसके लिए अच्छी मानी जाती है। और भूमि की उपस्थित नमी की मात्रा कीटों को अत्यधिक प्रभावित करती है। उपयुक्त जल निकास तथा वायु संचार वाली मृदा जो होती है वो कीटों के निवास के लिए अच्छी मानी जाती है। ये सब इफेक्ट करते हैं इंसेक्ट के लाइफ स्टाइल को, किस प्रकार से जो है वो मृदा जो है वो प्रभावित करती है, ठीक है। जमीन कीटों के रहने के लिए आवश्यक है। सफ़ेद गिडार जो होती है वो अच्छी वायु संचार वाली, वेल एरेटेड भूमि में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अधिक जल भराव वाली भूमि में यह कीट नहीं मिलता है। मतलब कि कोई भी कीट हो, हवा का जहाँ संचार होता है, हवा संचार युक्त मृदा में कीट ज़्यादा पाए जाते हैं, और जल भराव वाली मृदा में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में, उसमें इंसेक्ट जो है वो कम पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से सॉइल पर भी इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट के लाइफ स्टाइल का, ठीक है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने आपको जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसके बारे में आज पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको बीएससी एजी की ऑल सेमेस्टर की क्लासेस पर जो है वो आपको कंटिन्यूटी रूप से मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।